इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 18 और 19, जिसके अंदर है सबसे पहले सरगर्मी नंबर 1, झील में दिए गए मकामात की दुनिया के नक्शे में निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर चंद मकामात दिए गए हैं जिनका निशानदही हमें नक्शे में करना है। पहला है लिस्बन, गुड होप बुरशिर, मेडागास्कर, मोज़म्बिक, लक्षद्वीप, गुजरात, कोच्चिन। तो इनको जो है हमें इस नक्शे में पहचानना है। तो यहाँ सबसे पहले हमने इसकी निशानदेही की है। ये है लिस्बन नंबर 1, नंबर 2 है गुड होप बुरशिर। तो नंबर 2 यहाँ पर हमने इसकी निशानदेही की है। और उसके बाद नंबर 3 जो है बुरशिर, इसे अलग से दिया गया है तो इसलिए हमने इसे निकाल दिया है। तो डायरेक्ट हम चलेंगे नंबर 4 मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो है यहाँ पर हमने इसकी निशानदेही की है। और उसके बाद है नंबर 5 मोज़म्बिक। तो ये जो है मोज़म्बिक है। नंबर 6 लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। और उसके बाद है गुजरात। तो गुजरात जो है यहाँ पर हमने निशानदेही की है। और है कोच्चिन। तो इस तरह से हम जो है इसकी निशानदेही कर सकते हैं। इसके बाद है सरगर्मी नंबर 2, दिए गए नक्शे में वास्को डी गामा का हिंदुस्तान जाने वाला समुद्री रास्ता ख़त खींचकर निशानदेही कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकलता है। निकलने के बाद ये जो केप ऑफ गुड होप है इसको पहुँचते हुए उसके बाद नेक्स्ट जो मोज़म्बिक है, मोज़म्बिक और उसके बाद ये जो मेडागास्कर है इसके दरमियान से होते हुए जो है कोच्चिन को पहुंचते हैं। तो पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप, उसके बाद नेक्स्ट है मेडागास्कर, मोज़म्बिक, इसके दरमियान से होते हुए कालीकट को ये जो है पहुंचते हैं। तो इस तरह से आप जो है निशानदेही इसकी कर सकते हैं। अब इसके बाद है सरगर्मी नंबर 3, झील में दिए गए मकामात के कदीम नाम हैं, इनके मौजूदा नाम तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर चंद शहरों के नाम हैं जिनको जो है पहले अलग बुलाया जाता था और अब अलग बुलाया जाता है। पहले के नाम जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल, सेलियन, कालीकट, बम्बई, पेर्शिया, मेसोपोटामिया। तो इनके जो मौजूदा नाम हैं इनको हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये होगा इस्तांबुल, श्रीलंका, कालीकोटे, मुंबई, ईरान। तो मेसोपोटामिया की जो तहजीब है वो 3 देशों में अब तकसीम हो गई है। एक है ईरान, इराक और सीरिया। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। तो सबसे पहला सवाल है, कदीम ज़माने में यूरोप के लिए तिजारत का सदर दरवाज़ा किस शहर को कहते थे? तो इसका शहर का नाम है कुस्तुनतुनिया। क्या था इसका नाम? कुस्तुनतुनिया। अब उसके बाद है नेक्स्ट है, हिंदुस्तान को बहरी रास्ते से आने वाले पहले यूरोपी वो थे पुर्तगाल। अब उसके बाद है हिंदुस्तान के साथ बरह रास्त तिजारत को कौन करना चाहते थे? तो ये जो है यूरोप के लोग बरह रास्ते से तिजारत करना चाहते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को कब्जा करने वाले कौन थे? वो थे तुर्क वाले, यानी तुर्की जो है इस पर कब्ज़ा किए हुए थे। हिंदुस्तान से बरामद की जाने वाली अशिया। तो हिंदुस्तान से जो है दूसरे ममालिक को जो भेजे जाते हैं वो है कपास, काली मिर्च, मसाले। तो इन तमाम चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 18 यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो अब हम देखेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 19, जिसके अंदर है ईस्ट इंडिया कंपनी के इंतज़ामिया की तौसी। तो किस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में जो है अपने
इंतज़ामिया की तोसी की। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। हम सीधे चलेंगे इक्तिसादी सफ़ा नंबर 19 में। यहाँ पर दिया गया है जेल में चंद अहम वाक़यात को दिए गए हैं, इनकी सही वजूहात और असरात बताइए। तो सबसे पहले है प्लासी की जंग। तो प्लासी की जंग जैसे आप सब जानते हैं कि 1757 में जो है ये जंग हुई थी अंग्रेज़ों और उसके बाद सिराजुद्दौला के दरमियान। तो इसकी जंगों के जो है वजूहात क्या थे, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसके वजूहात थे, नवाब सिराजुद्दौला नौजवान था। अंग्रेज़ों ने इसे नज़रअंदाज करते हुए इसकी इजाज़त के बगैर ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला को मजबूत किया। इसके अलावा तिजारत के लिए हासिल करदा रियायतों का गलत इस्तेमाल करते रहे। सिराजुद्दौला का ख्याल था कि अंग्रेज़ इसके कानूनी अहकामात की पैरवी किए बगैर इसके दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें कर रहे हैं, इसलिए नाराज़ होकर अंग्रेज़ों की कोठियों पर कब्ज़ा कर लिया। यही आगे चलकर प्लासी की जंग का असबाब बने। तो ये जो है इस जंग की वजूहात थी। तो नतीजा क्या हुआ, तो अब देखेंगे हम इसके नताइज। तो आप सब जानते हैं कि सिराजुद्दौला जो है इस जंग में शिकस्त खाता है, क्योंकि मीर जाफ़र जो इसका सिपह सालार था, इसकी धोखेबाजी की वजह से सिराजुद्दौला को हार का मुंह देखना पड़ता है। तो इसका नतीजा हुआ कि सिराजुद्दौला की शिकस्त ने अंग्रेज़ों को बंगाल की सियासत में एक अहम मकाम अता किया। अंग्रेज़ों की मेहरबानी से मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना, मगर वो अंग्रेज़ों के हाथ का खिलौना बन गया। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने कसीर माल के साथ 24 ज़िला ज़मींदारी का हक हासिल किया। तो आप कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम बक्सर की जंग जो हुई थी 1764 में। एक तरफ थे 3 लोग और एक तरफ थे अंग्रेज़। इधर से थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुग़ल के शाह आलम दुआम। तो इधर से अंग्रेज़ों ने जो है इन पर हमला किया था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लासी की जंग के बाद जो है मीर जाफ़र बादशाह बन जाता है, लेकिन इनके अहकामात, अंग्रेज़ों के अहकामात को ना मानने की वजह से मीर कासिम को इन्होंने नवाब बनाया। लेकिन मीर कासिम जो है अंग्रेज़ों के अहकामात पर मीर जाफ़र से भी कम जो है तामील किया करता था उनकी बातों का। तो इसीलिए वापस से इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को तख्त से नीचे उतार कर मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनाया, जिससे गुस्सा होकर जो है मीर कासिम ने इनके खिलाफ जंग की। तो यहाँ पर देखिए जंग की वजूहात। मीर कासिम आज़ाद पसंद तबीयत का मालिक था। जिन मकामात पर अंग्रेज़ दस्तक गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसका जायज़ा लिया। हिंदुस्तानियों को भी तिजारत के महसूल से आज़ाद कर दिया। इस वजह से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ताजिरों से जद्दोजहद करनी पड़ी। इसलिए मीर कासिम को नवाब के ओहदे से महरूम करके दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बनाया। तो ये था उसका वजूहात कि बक्सर की जंग क्यों हुई। तो दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, मीर कासिम को तख्त से नीचे उतारा गया। तो इसी गुस्से की वजह से जो है मीर कासिम ने इस बक्सर की जंग को की। तो अब इसका नतीजा है मीर जाफ़र दोबारा बंगाल का नवाब बना। बक्सर की जंग ने बंगाल में अंग्रेज़ कंपनी की हुकूमत को मुस्तहकम किया। इस जंग ने अंग्रेज़ों को बंगाल से इलाहाबाद तक अपने रसूख बढ़ाने का मौका अता किया। मुग़ल बादशाह शाह आलम दुआम से बंगाल के इलाके की दीवानी यानी टैक्स हासिल करने का जो हक है उसे पा लिया। आम ईस्वी 1765 में मीर जाफ़र के इंतकाल के बाद निज़ामुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं। अब आगे है चौथी एंग्लो मैसूर जंग। तो इसके जो वजूहात हैं और उसके बाद नताइज जो हैं इसके मुताल्लिक़ आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले है वजूहात। एंग्लो मैसूर की तीसरी जंग में अंग्रेज़ हमला करते हुए श्रीरंगपट्टन का मुहासरा कर लिया। इस वक्त टीपू सुल्तान को मजबूरन अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टन का मुआहदा करना पड़ा। इस अमन मुआहदे के तहत टीपू सुल्तान अपनी आधी रियासत अंग्रेज़ों के हवाले किया। टीपू सुल्तान को जंगी नुकसान के तौर पर 330 लाख रुपये देना पड़ा। रकम की अदायगी तक अपने दोनों बेटों को बतौर ज़मानत रखा। इस जंग के नतीजे से टीपू सुल्तान बेचैन हुए थे। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने का मुसम्मम इरादा किया। यही मैसूर की चौथी एंग्लो जंग का अहम वजह बनी। तो नतीजा है इस जंग में श्रीरंगपट्टन पर मुकम्मल मुहासरा हुआ।
टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी और शुजाअत के साथ लड़ते हुए 1799 में शहीद हुए। टीपू सुल्तान शेर मैसूर के नाम से मशहूर हुए। टीपू सुल्तान की मौत के बाद मैसूर रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गई। इस रियासत को अंग्रेज़ों ने वड़ियर ख़ानदान के सुवम कृष्णराज वड़ियर के सुपुर्द किया, मगर मैसूर रियासत अंग्रेज़ों के मातहत रही। तो ये था इसका नतीजा। अब आगे देखेंगे तीसरी एंग्लो मराठा जंग। तो इसके वजूहात थे। दूसरे एंग्लो मराठा जंग में अपनी इज्जत व शोहरत को बाजीराव दुवम ने खो दिया था, जिसका बदला लेने के लिए इसने मराठा की फ़ौज को दोबारा मुत्तहद किया और अंग्रेज़ों पर हमला किया। तो ये था इसके वजूहात और यह उसका नतीजा कि अहद मुआवनत को कबूल करना पड़ा। छत्रपति साहू के ख़ानदान वालों को सितार इलाके पर इख्तियार दिया गया। बाजीराव दुवम को सालाना 8 लाख रुपए देने का फैसला किया। तो पेंशन के तौर पर जो है 8 लाख रुपए उनको देना था। अब आगे है दूसरी एंग्लो सिख जंग। तो इसकी जो वजूहात थे, 1839 में रंजीत सिंह की मौत के बाद यह सल्तनत डगमगाने लगी, जिसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। 1809 में अंग्रेज़ों ने मुआहदे को तोड़ते हुए पंजाब पर हमला किया। तो ये था अहम वजूहात। अब उसके बाद जो है इसका नतीजा क्या हुआ कि 1946 में लाहौर मुआहदा हुआ, अंग्रेज़ पंजाब पर हुकूमत करने लगते। तो यह है दूसरे एंग्लो सिख जंग का नतीजा। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे ताकतवर नवाबों, मराठों, मैसूर के राजा और सिखों को अंग्रेज़ों ने आसानी से शिकस्त दी। इनके वजूहात तलाश करके लिखिए। तो क्या वजह थी कि ये जो हमारे हिंदुस्तान के राजा जो है बहुत ही आसानी के साथ अंग्रेज़ों से हार गए। तो आप कुछ इस तरह से इसके बारे में लिख सकते हैं। तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आने वाले अंग्रेज़ हिंदुस्तान के हुक्मरानों को आसानी से शिकस्त दे दी, क्योंकि हिंदुस्तान के हुक्मरानों में इत्तेहाद नहीं था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इनके दरमियान फूट डाली और अपने ताकतवर और चालाक फ़ौज के साथ साथ जदीद तर्ज के हथियारों की मदद से ये काम आसान हो गया। तो इस तरह से जो है आप इसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद है सरगर्मी नंबर 3, 20वीं सदी ईस्वी में हुई कोई भी एक जंग की मालूमात को इकट्ठा करें और इसके वजूहात और नताइज लिखें। तो 20वीं सदी में जो है चलने वाले एक जंग के बारे में हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे 20वीं सदी के इब्तिदा में हुई एक अहम जंग पहली जंग अजीम है, जो 1914 में शुरू हुई। तो इसके वजूहात क्या हैं? तो वजूहात देखिए, 1914 से कबल बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हंगेरी और रूस के दरमियान यूरोपी और नौआबादियत पर अपने इक़्तिदार को काबू करने के लिए मुसलसल तहरीकात और जदोजहद का अमल जारी था। 28 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के शहजादे आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का कत्ल हुआ। इस हादसे से ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में आपसी तनाव ज़्यादा होता गया। तो नतीजा क्या हुआ कि जंग हुई। तो जंग के बाद दोनों ग्रोहों में अवाम और फौजी सिपाहियों के तकरीबन 1 करोड़ लोग अपनी जान गंवाई, तकरीबन 2 करोड़ लोग बुरी तरह ज़ख्मी हुए और 35 लाख लोग मुस्तकिल अपाहिज हुए। तो ये था उसका नतीजा। तो यहाँ तक जो है हमारा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 18 और 19 जो है दोनों भी मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।